नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत के उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क किस वर्ष शुरू किया गया। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है 2015, 16, 17, 18। तो ये आपका जो मंत्रालय द्वारा ये संस्थागत फ्रेमवर्क था ये आपका 2015 में शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में निम्न में से किसे शामिल किया गया। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, पढ़ना और पढ़ाना, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास। अगला है आउटरीच एवं इंक्लूसिविटी और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन इसमें से सही होगा, क्योंकि ये तीनों जो आपके ऑप्शन हैं, पढ़ना और पढ़ाना, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, आउटरीच एवं इंक्लूसिविटी। चलिए ठीक है, इंक्लूसिविटी आप लोग जैसा पढ़े, इंग्लिश में यही रहता है तो इंक्लूसिविटी रहता। तो ये रहे, ये जो तीनों हैं ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल है। तो आपका जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। आगे दे रहा है अपशिष्ट निपटाने हेतु, जैव विविधता संरक्षण हेतु, ओजोन परत की ह्रास की जानकारी एवं प्रभाव संबंधी जानकारी हेतु और उपरोक्त सभी। चूँकि देखिए पर्यावरण की शिक्षा हम लोग को पर्यावरण बचाने के लिए, प्रकृति नेचर के लिए और तमाम पहलुओं पर रहने के लिए है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका नष्ट ना करें और अपशिष्ट चीज़ों को निपटाने हेतु, मतलब जैसा कि आपका ऑप्शन में भी दिया है। तो इन सारे पहलुओं के लिए है जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय शिक्षा से के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दे रहा है। और देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो क्या दे रहा है यहाँ क्वेश्चन कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास, और दूसरा है पर्यावरण व इससे संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। 4 यहाँ पे नीचे दिया है आपके ऑप्शन, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो केवल 1 ही होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में ये कथन था। और हम लोगों ने जब क्लास किया था तो पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में जो जो उद्देश्य थे हमने आप लोगों को समझाया भी था, हम लोग उस पर बात भी किए थे, लिखवाया भी था। तो आप लोग को अगर ये वीडियो नहीं मिली हो और इसकी मूल वीडियो चाहिए, जैसे क्लास चाहिए, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे जिसका नाम है उस प्लेलिस्ट का यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट क्लासेज। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसकी क्लास कर सकते हैं अगर आप लोग के पास समय हो परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए। नहीं तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ये भी जहाँ तक आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, पर्यावरण अवनति, अपशिष्ट निपटान, जैव विविधता का ह्रास और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें से कि इनमें से कोई नहीं, कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण का स्तर बढ़ाना, ग्लोबल देखिए ग्लोबल जैसे बोले तो वो भी तोतलापन में निकलेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होना, और जो 3rd नंबर पे है यहाँ पे दे दिया गया है जैव विविधता का हानि होना। तो ये तीनों है पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में। और यहाँ पे पूछा है कुट में हम लोग को आंसर देना है
यहाँ पे तो कौन सा इसमें से आपका समस्याएं हैं पर्यावरणीय, तो जो समस्याएं हैं वो है आपका प्रदूषण का स्तर बढ़ना और जैव विविधता की हानि। तो पहला और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी के संदर्भ में। 8 नंबर, तो 8 नंबर क्या क्वेश्चन है कि दुरुस्त शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए क्या विचार करना है, आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। देखिए पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में जो कूट वाले हैं वहाँ पे सबसे पहले जाकर हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है कि सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, नहीं तो हम लोग देखिए टाइम बचाने का ये तरीका है, पहले ही एक क्वेश्चन पर हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या पूछा है, उसके बाद जस्ट नीचे आप हम लोग को पढ़ लेना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनको ऑप्शन को पढ़ेंगे ताकि फिर उस हिसाब से हम लोग के माइंड में चीज़ें बैठे, ताकि हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं उसके साथ क्वेश्चन के साथ और हम लोग तुरंत आंसर लगा सकें। तो देखिए क्या रहेगा, इसमें सामूहिक अध्ययन के स्थान पर व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। सामने है इसमें अध्यापक छात्र आमने सामने होते हैं। और नेक्स्ट है इसमें स्व अध्ययन प्रणाली पर अधिक बल दिया जाता है और इस शिक्षा के दोहरे संवाद की व्यवस्था होती है। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा वो हो जाएगा इसमें से पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन सही है। जो 2 नंबर पे है वो गलत है आपका कि इसमें अध्यापक छात्र आमने सामने होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस वर्ष पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया। 4 ऑप्शन दे रहा है, 59 से 60, 60 से 61, 61 से 62 और 62 से 63, 19 से सब में रहेगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 59 से 60, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिसे हम लोग इग्नू कहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद में जो है। फिर नेक्स्ट है नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दुरुस्त शिक्षा के क्या लाभ है। हम लोग जो दुरुस्त शिक्षा से कोई कोर्स भी कर लेते हैं तो उसका क्या लाभ है, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। पहला है कौशल विकास की वृद्धि, दूसरा है लर्निंग टू बी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक डिस्टेंस एजुकेशन प्रिंसिपल एंड मैथोलॉजी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, डॉक्टर A.K. श्रीमाली, जैक फॉक्स, और आगे है डॉक्टर के किरकिरे ही है, ध्यान दीजिएगा ये गलत है, किरकिरे ही नाम है, किरकिरे, तथा डॉक्टर S. खींची, और आगे है D.S. कोठारी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो किरकिरे वाला ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुरुस्त शिक्षा के सिद्धांत में किसे शामिल किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपका है सामने, प्रस्तुति में स्पष्टता का सिद्धांत, सक्रिय अधिगम का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, और जो नेक्स्ट लास्ट है कि उपयुक्त शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग का सिद्धांत। कूट में आंसर दिया है, तो जो हम लोग को यहाँ पे आंसर यहाँ पे छाटना है। पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है कि दुरुस्त शिक्षा के सिद्धांत में किसे शामिल किया गया है। तो प्रस्तुतिकरण के स्पष्टता का सिद्धांत ये भी था, सक्रिय अधिगम का सिद्धांत ये भी है, सामाजिकरण का सिद्धांत ये भी शामिल है, और उपयुक्त शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग का ये भी शामिल है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रमंडल शिक्षण कोल मतलब COL कोल का तीसरा सबसे बड़ा वित्त पोषक देश है। ध्यान दीजिएगा, चीन, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कथन निष्कर्ष वाला है, कथन एवं कारण या निष्कर्ष जिसको हम लोग कहते हैं। कथन क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए कि राष्ट्रमंडल शिक्षण कोल की स्थापना मुख्य उद्देश्य शिक्षण कौशल प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और इसका कारण क्या है, आर मतलब
कि कोल के वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों SDGs एवं विशेष रूप से SDG के साथ स्वयं को संबंधित करने के लिए 15 वर्षीय योजना का निर्माण किया है। 4 ऑप्शन इसके सामने दे रहा है कूट में। A और R दोनों गलत है। A सही है, R गलत है, और A गलत है किंतु R सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा A और R दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रहा है। तो जो आपका है 1986, 1990, 1992 और जो नेक्स्ट है वर्ष 1996। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1996। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दूरस्थ शिक्षा परिषद के सदस्यों में शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, दूरस्थ शिक्षा परिषद के सदस्यों में शामिल है। पहला नाम जो दे रहा है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के प्रतिनिधि। दूसरा है केंद्रीय शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि। 3rd नंबर पे है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित सदस्य। 4 नंबर पे है राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि। और 5 नंबर पे है पत्राचार विभाग के प्रतिनिधि। और 6 नंबर पे है आपका प्रमुख शिक्षा शास्त्री। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये दूरस्थ शिक्षा परिषद के सदस्यों में शामिल है, ये सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूरस्थ शिक्षा के परिषद ने वर्ष 2002 के दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। ध्यान दीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से यह कौन सा विद्यालय है। 4 ऑप्शन दे रहा है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पत्राचार्य पाठ्यक्रम वर्ष 1962 में कहाँ प्रारंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपका दे रहा है दिल्ली, तमिलनाडु, मुंबई, आंध्र प्रदेश। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो आपका हो जाएगा दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन दे रहा है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और स्विट्जरलैंड। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, जर्मनी। देश के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और केरल। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हैदराबाद है। तो आपका ऑप्शन नंबर B सही है। और उसके आगे जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता है। तो ऐसे विश्वविद्यालय का कोई परिसर नहीं होता। नेक्स्ट है ऐसे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय की पाबंदी नहीं होती। अगला है 20 वर्ष की आयु के पश्चात कोई भी व्यक्ति शिक्षा पाने का अधिकारी है और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत कितने उप कुलपति होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो 2 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है, पहला कथन है इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1985 में की गई थी। सेकेंड है इस विश्वविद्यालय ने वर्ष 1987 में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अगला है इस विश्वविद्यालय के विजिटर प्रधानमंत्री होते हैं। और नेक्स्ट है यह विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल में अंतर क्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को क्वेश्चन देखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है तो इस विश्वविद्यालय के विजिटर प्रधानमंत्री होते हैं, इसको छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, इस कथन को छोड़ के बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये सही होते हैं। तो आपका ऑप्शन 1, 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किन विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान से मिलकर कार्य कर रहा है। 3 ही ऑप्शन दे रहा है, कॉमनवेल्थ ऑफ
लर्निंग कनाडा, यूनेस्को एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी बैंक और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय पेरिस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विदेशी संस्थान से मिलकर कार्य कर रहा है। तो ये तीनों जो आपके ऑप्शन है ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत सरकार ने किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को संविधान में समाहित किया। 4 ऑप्शन दे रहा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें, 52वें और 56वें। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ना होके ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम आवश्यक होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, 1990, 91, 94 और 2002। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ष 1991। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण संस्थान पर्यावरणीय शिक्षा उच्च स्तर पर प्रदान कर रहा है। 4 ऑप्शन दे रहा है, भारतीय तकनीकी संस्थान IIT और इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट आर्किटेक्चर और नेक्स्ट है स्कूल ऑफ क्लोनिंग एंड एग्रीकल्चर और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मानव की पर्यावरण के संबंध में लोगों की समझ बढ़ाने हेतु पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण योजना को लॉन्च किया। दूसरा है, यह योजना संगोष्ठी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय हरित फसल इत्यादि के आयोजन द्वारा लोगों में जागरूकता लाएगी। और जो नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु सरकार को निर्देश दिया गया। तो उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, 1, 2, 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, 3। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा यहाँ पे। चूँकि ये तीनों सही है, कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है। 4 ऑप्शन दे रहा है, एमआर्क इन इन्वायरमेंटल डिजाइन, सोशल इकोलॉजी और उपरोक्त सभी। तो ये चूँकि ये उपरोक्त सभी जो तीनों दिए गए हैं ये पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसके अनुसार दूरस्थ शिक्षा अधिगम के विधि की कुछ विशेषताओं को प्रकट करती है। 4 ऑप्शन आपका दे रहा है, फ्रिट्स काम्बल्स, मंजूर अहमद, जैक फॉक्स और मार्कस आदेशेसिया। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा जैक फॉक्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दूरस्थ शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान दीजिए अब इसमें आपके 3 ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट तो 4 नंबर पे जो है वो तो ये सभी है। तो आइए तीनों पढ़ते हैं। यह सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है। यह नौकरी पेशा वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी सुलभ होती है और ये सही बात है। आप कहीं भी रहें, आप दूरस्थ से कोई सब्जेक्ट से आप कंप्लीट कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट। यह राष्ट्रीय विकास में भी सहायक है और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ये यहाँ पे सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। दूरस्थ शिक्षा के कौन सा उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है असमर्थ व्यक्तियों आयु व समय के आधार पर को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। विश्वविद्यालय अपनी रुचि में व्यक्ति को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और नेक्स्ट है अति निर्धन एवं दलित व्यक्तियों को समाज का उपयोगी नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना। और नेक्स्ट है बिना रोजगार के बाधा डाले व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विश्वविद्यालय अपनी रुचि से व्यक्ति को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा की किस पीढ़ी में मल्टीमीडिया का अत्यधिक प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं। तो 5वीं पीढ़ी में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब आगे आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन और मज़ेदार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीख गए तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाते हैं। ये है सुमेलित वाला क्वेश्चन। एक तरफ दूरस्थ शिक्षा की पीढ़ी दिया है और एक तरफ अधिगम के साधन दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग सुमेलित करते हैं। जैसे प्रथम पीढ़ी है तो ये मुद्रण है। दूसरा जो होगा
तो द्वितीय पीढ़ी का ये आपका CD हो जाएगा, और जो तृतीय पीढ़ी होगी वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, और पांचवी पीढ़ी आपकी मल्टीमीडिया हो जाएगी। तो जो आपका ऑप्शन मिलान के अनुसार सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D सही हो जाएगा, 3, 4। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, और जो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए वो हमें लग रहा है कि इस ऑप्शन में आपका है ही नहीं। तो चलिए वो हम लोग ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा हम लोग सही करेंगे। प्रथम जो पीढ़ी थी वो आपका मुद्रण था, ठीक है, और जो द्वितीय पीढ़ी थी आपका CD था, तृतीय पीढ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और पांचवी पीढ़ी मल्टीमीडिया। तो मिलान के अनुसार जो आपका ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 3, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, 3, 4, 2, 1, ठीक है। ये थोड़ा मिला जुला है, लेकिन लास्ट में ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही गलत है। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3, 4, 2, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो अभी हम लोग बनाए ये सही है, ठीक है। चलिए आगे जैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के साधन नहीं है? 4 ऑप्शन दे रहा है। सेवारत, तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पत्राचार शिक्षा, खुला या मुक्त विश्वविद्यालय, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में कौन दूरस्थ शिक्षा के साधन है? पत्राचार शिक्षा, खुला या मुक्त शिक्षा, सेवारत शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के मध्य समझौते के परिणाम स्वरूप गठित राष्ट्रमंडल शिक्षण का मुख्यालय है वैंकूवर, टोरंटो, पेरिस और लंदन। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा वैंकूवर। तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, वैंकूवर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पत्राचार है, शिक्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, और क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है कि भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में पत्राचार 1965 में प्रारंभ हुआ। सेकेंड है माध्यमिक स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 1965 में पत्राचार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और जो नेक्स्ट है कि वर्तमान में देश के 45 विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित है। हम लोग को यहाँ पे क्या छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो माध्यमिक स्तर पर सर्वप्रथम 1965 में पत्राचार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ ये सही है, और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वर्तमान में 45 विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड और थर्ड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पत्राचार शिक्षा के सूत्रपात का श्रेय दिया जाता है, तो वो डॉक्टर K.M. श्रीमाली को दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधे C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक स्तर पर पत्राचार शिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया? 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड, बिहार शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश दिया था, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन दे रहा है। वर्तमान समय में देश के 45 विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम लागू है। आगे है वर्तमान में पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा क्षेत्रीय महाविद्यालय में भी उपलब्ध है। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में यह पाठ्यक्रम 20 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध है। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस वर्ष सर्वप्रथम पत्राचार कार्यक्रम का प्रारंभ माध्यमिक स्तर पर हुआ? ऑप्शन दे रहा है 1962, 65, 70 और 72। तो ये 1965 में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत कब की? 4 ऑप्शन दे रहा है 1958, 60, 62 और 64। तो ये 62 में हुआ था, तो 1962 आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़े हैं पेपर के। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, 3 ही ऑप्शन दे रहा है सॉरी, कि पिछली योग्यता एवं आयु को ध्यान में न रखते हुए छात्रों को अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। अगला है उन्मुक्त विचार नवाचारों के लिए तत्पर तथा निरंतर प्रयोगों के लिए क्रियाशील रहना। और नेक्स्ट है सबको शिक्षा सुलभ रूप से उपलब्ध कराना। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे
देखिए ये भाग रहा है, कहाँ जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, 45 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब पहुँचते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कौन से संकाय के शिक्षण कार्य संचालित है? कला एवं साहित्य, विज्ञान, मैनेजमेंट और ये सभी। तो ये सभी है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये है तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है शिक्षा पोर्टल साक्षात किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 4 ऑप्शन दे रहा है, 2002, 4, 6 और 8। तो ये 2006 में प्रारंभ किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग याद भी रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुमेलित वाला है। दे रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है और ये एक दूसरे से सुमेलित है। जो सुमेलित है उसी को छांटना है, बाकी 3 सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में है, ये सुमेलित है। तो ये सीधे सीधे ये सुमेलित हो गया, तो बाकी को छोड़ ही देते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि मुक्त विश्वविद्यालय और कहाँ पे स्थित है, ये हमने एक आप लोग का संग्रह ही छोटा सा बना के जितने भी हैं विश्वविद्यालय और उनका कहाँ पे स्थान है, कब स्थापना हुआ, पूरा एक बना के हमने उस वीडियो में दिया था, जो हम लोग की क्लासेज होती हैं। तो जो हमारे दोस्त अभी ये क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए ये तो ठीक है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप लोगों को वो वीडियो चाहिए कि आपको एक जगह ही पूरा मिल जाए वीडियो, तो आप हमारे एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट क्लासेज। तो आप लोग उसमें ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप लोग के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से उसमें खोल के आप लोग उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो हम लोग क्लास लिया है उसमें देख सकते हैं। और इकट्ठे ही 15-20 जितने भी बाकी यूनिवर्सिटी जो भी थे सबका एक जगह इकट्ठा आप लोगों को बता दिया गया है क्लास में, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, समय हो तो ज़रूर देखें, समय नहीं है तो प्रैक्टिस पे ही लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुमेलित वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और हम लोग को सुमेलित करना है। विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ स्थान है और हम लोग को ये सुमेलित करना है। जैसे वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये आपका हो जाएगा कोटा में है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये आपका अहमदाबाद में है। उसके बाद जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो ये आपका बिलासपुर में है। और नेक्स्ट है विश्वविद्यालय कृष्णकांत, ये देखिए ये विश्वविद्यालय ना इसी में है ये, और ये 4 नंबर पे है जो कृष्णकांत वाला है, ये कृष्णकांत हिंदवी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये आपका गुवाहाटी हम लोग कहते हैं गुवाहाटी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिलान के अनुसार जो सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही। ठीक है, 49 का सॉरी। और जो 50 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिशों पर आधारित थी। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा के सभी मानकों को सभी स्तरों पर बढ़ाने पर बल दिया गया। और जो नेक्स्ट है और ऑप्शन कि इसमें शिक्षण व अनुसंधान पर जोर दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, केवल 1, 2 दोनों और 2, 3 और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही है ये सभी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये तीनों सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम लोग का 50 क्वेश्चनों का जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आज समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कुछ पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, जो नए आज की हमारी वीडियो में नए हैं दोस्त वो भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।